33 स्टार्ट करते हैं जी। खैर से फिजिकल क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेक्चर 32 नहीं लिया हुआ, तो बहरहाल लेक्चर 32 के अंदर हमने रीवैल्यूड एसेट के डिस्पोजल को सीखा था। तो आज वाले लेक्चर के अंदर रीवैल्यूड एसेट का डिस्पोजल कहीं पे नहीं है, इसलिए आज का दिन एक मौका है, आप कल वाला लेक्चर काइंडली लेकर आइएगा। कल वाले लेक्चर का और आज वाले लेक्चर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। परसों तक के सारे लेक्चर जो हैं वो रेलेवेंट हैं, लेकिन कल वाला लेक्चर जो है वो रेलेवेंट फिलहाल नहीं है, आज के सवाल में नहीं है। मे बी कल के सवाल के अंदर वो आई थिंक अगर नया सवाल को आ गया तो हम उसके अंदर जो है वो उसको भी ले रहे होंगे। डिस्पोजल को सीखना है, बड़ा ही अच्छा सवाल था। डिस्पोजल हमने किया था 2 दिन से, डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट पे हम बात कर रहे हैं। परसों बात शुरू कर दी थी रीवैल्यूड एसेट को डिस्पोज करने की, कल फिर उसको हमने मेराज तक पहुंचाया था। तो कल वाला लेक्चर, ऑनलाइन वाले बच्चे तो माशाल्लाह कल वाला लेक्चर लेकर ही आज वाला लेक्चर ले रहे होंगे। बहरहाल इत्तेफाक ही हुआ है कि आज वाला लेक्चर रिलेटेड नहीं है। कुछ उस्ताद कोशिश भी कर लेता है, कुछ इत्तेफाक भी होता है। आधे बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया हुआ, सिर्फ लेक्चर लेट अपलोड होने की वजह से। जुर्माना खुद डिसाइड कर ले, मैं आ रहा हूँ। अच्छा जी, शुरू करते हैं। आज हमने जी फिक्स एसेट स्केड्यूल बनाना सीखना है। इसको पीपीई का नोट भी कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट, या इसको डिस्क्लोजर ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी कहते हैं। पीपीई मैंने शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ठीक है। इसको उर्फ आम में फिक्स एसेट स्केड्यूल भी कहते हैं। इतनी को आसान चीज है कि क्या बताऊं आपको। मतलब कि मैंने पिछली क्लास में एक जुमला बोला, बल्कि बच्चों को लिखवा भी दिया, तो वो जुमला आप भी लिखें। आप लोग अपने रजिस्टर्स पे हेडिंग दें। कितने बच्चों ने बुक्स ले ली हैं? अच्छा ठीक है, अगर बुक्स ले ली हैं तो बुक्स के अंदर ये हैंड आउट जो है, ये हैंड आउट वाले क्वेश्चंस बुक्स में ना, लेक्चर नोट्स बुक्स के अंदर ही मौजूद है। अगर आप बुक देखना चाहें तो उसमें पेज 443 के ऊपर भी ये हैंड आउट वाले सवाल आपको मिलेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आपको इसलिए हैंड आउट दे दिया कि आज का दिन अक्सर बच्चों ने अभी तक बुक नहीं ली होगी, कल तक कोशिश करें सारे बच्चे बुक्स ले लें, ठीक है। हैंड आउट मैं दे दिया करूंगा, लेकिन मैं टॉपिक के एंड पे दिया करूंगा, या कोई नया सवाल होगा जो बुक में नहीं होगा लेक्चर नोट्स के अंदर, तो वो हैंड आउट के अंदर दिया करूंगा। वैसे नॉर्मली लेक्चर्स जब टॉपिक एंड होगा तो उसके एंड पे मैं आपको लेक्चर नोट्स दे दिया करूंगा, जिसके अंदर लिखा होगा लेक्चर 1 में ये, लेक्चर 2 में ये, लेक्चर 3 में ये हुआ, लेक्चर 4 में बुक के रेफरेंस होंगे, ठीक है ना। इसलिए बुक आप ले लेंगे, आपको हैंड आउट्स अलग से संभालने नहीं पड़ेंगे। जितने क्वेश्चन हैंड आउट्स के अंदर हमने किए हैं ऑलरेडी, वो भी इन्हीं बुक के अंदर लेक्चर नोट्स मौजूद हैं जहां से किए हैं, तो वो मैं इंशाल्लाह लेक्चर नोट्स बना के आपको इस टॉपिक के एंड पे दे दूंगा, ताकि अगर किसी के लेक्चर नोट्स आगे पीछे हो भी गए हैं तो बुक के अंदर वो सवाल मौजूद होंगे, उनका रेफरेंस मौजूद होगा, वहां से आप देख सकेंगे, ठीक है। अच्छा जी, हेडिंग बनाएं जी, नोट ऑफ प्रॉपर्टी, पीपीई लिख लेना, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट लिखने में इतना टाइम लगेगा। नोट ऑफ पीपीई स्लैश डाल के लिखें, डिस्क्लोजर ऑफ पीपीई स्लैश डाल के लिखें, फिक्स एसेट स्केड्यूल। ये सब एक ही चीज के नाम है। देखें, एक बात सुने पहले, आपको मैंने इनकम स्टेटमेंट बनाना सिखाई। इनकम स्टेटमेंट के अंदर सेल्स होती हैं, फिर लेस कर, अच्छा इधर देखो, जब आप बड़े होते जा रहे हैं, फेयर 2 में आपने ये इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनानी है, वो वाली जो कंपनी के अकाउंट्स के अंदर नजर आती है, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखा करेंगे हम ओपन करके, तो उसमें वही चीजें होंगी जैसे हम बना रहे होंगे। तो इसलिए बड़े हो गए अब आप, बेसिक वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट तो यहां पर आपने बनानी ही नहीं है, अब एडवांस वाली बनानी है फेयर 2 में ही जाकर। बहरहाल बड़े हो गए आप, आपको ये इजाजत नहीं दी जाती कि सेल लेस सेल रिटर्न आप फेस के ऊपर लाइन आइटम के तौर पर कर सकें। आपको ये इजाजत नहीं दी जाती। फिर नेट सेल्स आएंगी, नेट सेल्स, उसके बाद लेस, आपको यह इजाजत नहीं दी जाती कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आप इनकम स्टेटमेंट के फेस पर ओपनिंग स्टॉक लिखें, प्लस परचेजेस लिखें, लेस क्लोजिंग स्टॉक लिखें, और ये सारी कहानी आप ऐसे कर रहे हो। इसकी इजाजत दरअसल आपको नहीं दी जाती, बल्कि आपको पाबंदी होती है कि आपने जो इनकम स्टेटमेंट का फेस है उस पर कम से कम लाइन आइटम्स रखने हैं, और सेल नेट ही शो करनी है। अगर सेल में से सेल रिटर्न वगैरह माइनस करनी है तो आप उसके लिए नोट्स में जाएंगे, वर्किंग्स बनी होती हैं, डिटेल्स होती हैं, ठीक है। नोट्स के अंदर यूं हेडिंग, मतलब यूं रेफरेंस होता है, ठीक है ना, नोट्स का रेफरेंस होता है, और उसमें यूं लिखा होता है कि जी ये नोट नंबर 1 में जाके आप देखें डिटेल क्या है। आपको इजाजत नहीं होती कि आप कॉस्ट ऑफ सेल का ब्रेकअप यहां शो करें, बल्कि कॉस्ट ऑफ सेल की एक फिगर आपको नजर आती है यहां पर, ठीक है, और लिखा होता है कि नोट नंबर 2 में चले जाएं। नोट नंबर, अच्छा ये तरतीब चल रही होती है, इनकम स्टेटमेंट होती है आपकी, फिर उसके बाद आपकी बैलेंस शीट शुरू हो जाती है, उसके बाद फिर आपकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आती है, बनाना सीखेंगे, हमारे सिलेबस में है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होती है, बनाना सीखेंगे, हमारे सिलेबस में है। फिर उसके बाद 5 कंपोनेंट्स बताए थे ना आपको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक कंप्लीट सेट है, इस सेट के अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट, दूसरा बैलेंस शीट, तीसरा कैश फ्लो बनाना सीखनी है, हमारे सिलेबस में है, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाना सीखनी है, हमारे सिलेबस में है, और 5वां है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो तरतीब चल रही होती है, पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है, वक्त के साथ साथ देखते रहेंगे चीजें। तो इनकम स्टेटमेंट चल रही होती है, बैलेंस शीट चल रही होती है, कैश फ्लो बनती है, चेंज इन इक्विटी बनती है, और फिर नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ रहे होते हैं। ये नोट्स टू द
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की हेडिंग के बाद ये कंपोनेंट है, उसके आगे फिर इस तरह से नोट्स होते हैं, नोट नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता है, ठीक है ना। नॉर्मली पहले एक दो नोट्स के अंदर अंग्रेजियां लिखी होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मिसाल के तौर पे नोट नंबर 3 है सेल का, तो यहां पर जाके नोट्स के अंदर लिखा होगा सेल्स, उसमें उधर लिखा होगा फिर सेल्स लेस सेल रिटर्न्स, ठीक है। वो जो फिगर आएगी मिसाल के तौर पे जी सेल है जी 100 रुपए की, रिटर्न है 5 रुपए की, तो 95 रुपए की सेल, फेस के ऊपर 95 नजर आएगा। ये थोड़ी सी बात समझ आ रही है नोट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे ही नोट नंबर 4 बना होगा जी कॉस्ट ऑफ सेल्स का, यहां पे लिखा होगा जी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, कोई आपने कैरेज वगैरह ऐड किया है तो वो लेस माइनस लेस क्लोजिंग स्टॉक। मिसाल के तौर पे जी ओपनिंग स्टॉक था 3 रुपए का, परचेजेस की हमने 70 रुपए की, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5 तो ऊपर ही पड़ा हुआ है, 7 रुपए का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है। बताएं, ऐसे ही बताएं क्या आंसर आता है, 67। तो ये फेस के ऊपर इस तरह से 67 लिखा होता है, ये इस तरह से फिगर्स लिखनी। थोड़ी देर बात समझ आ रही है, ये ना समझना जरा जरूरी था, ऐसी तरह फिर आपको बाद में 67 ये जी नोट नंबर 4 में देख लें। फिर यहाँ पे जीपी आ गया, ये वर्किंग्स नहीं होती, ये नोट्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। वर्किंग कह लो इनको, लेकिन ये नोट्स होते हैं, समझ आई। अब ऐसे ही तरतीब चलती जाएगी, जीपी के बाद सेलिंग एडमिन वगैरह आएंगे, उनके अंदर बहुत सारी, जब सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर सैलरीज भी होंगी, डेप्रिसिएशन भी होगी, इंश्योरेंस भी होगा, पता नहीं क्या कुछ होगा, कुछ 8-10 आइटम्स होंगे, वो सारे के सारे नोट्स के अंदर होंगे। यहां पे नोट का रेफरेंस दिया होगा और फिर नोट्स के अंदर जाकर उनकी तफसीलात होंगी। इनकम स्टेटमेंट खत्म होगी, बैलेंस शीट शुरू हो जाएगी। बैलेंस शीट के अंदर आपके जो है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आएंगी, ठीक है। वो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर अपने नोट्स चल रहे होंगे जी, कोई शेयर कैपिटल का नोट आ रहा है, कोई और जी लाइबिलिटीज का नोट आ रहा है, करते 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 आगे जाएंगे, एसेट साइड स्टार्ट हो जाएगी। एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स आएंगे और उनके अंदर वो वाला काम करने की इजाजत नहीं है कि आप लिखो लैंड फिर बिल्डिंग लेस डेप्शन, फिर प्लांट लेस डेप्शन, फिर व्हीकल लेस डेप्शन, ये काम करने की इजाजत नहीं है। बैलेंस शीट के फेस के ऊपर तो आपको सिर्फ लिखने की इजाजत होती है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अब नोट की तरतीब चलिए आज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसी मैं मिसाल लेता हूं कि ये नोट नंबर 12 है। नोट नंबर 12 यहां पर सिर्फ एक फिगर नजर आती है पीपीई की, वो फिगर अभी जो होगी, ठीक है ना। इसकी जो डिटेल होती है वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नोट के अंदर होती है, वो नोट नोट्स के अंदर बन रहा होता है, वो नोट बनाना आज हमने सीखना है। अब बात समझ आइए थोड़ी सी कि हम करने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब हेडिंग आपने बना ली, हमने क्या बनाना है जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट, ठीक है। अब एक जादुई जुमला लिखें जिसमें आपकी सारी परेशानियां खत्म कर देनी है। तो जादुई जुमला है, नोट तो कुछ भी नहीं, पिछली क्लास में लिखवाया मैंने, उससे पहले भी पिछले सेशन में भी लिखवाया था बच्चों को, बच्चे बड़े खुश होते हैं ये लाइन जब मैं लिखवाता हूं जी। नोट तो कुछ भी नहीं, ये तो बस एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स, ये तो बस एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन का नाम है। ये तो बस एसेट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर्स की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन का नाम है, ठीक है। बस नोट है, नोट बन गया। हाँ सचमुच, इधर देखो, ये देखो छोटी सी चीज आपको मैंने सिखाई हुई है ये बात। कैपिटल का लेजर बनाया था हमने, ये वो पुरानी बात ही है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी आपके पास स्टेटमेंट फॉर्म में कैपिटल मौजूद है, आप उससे लेजर बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप उसे क्या करना चाह रहे हैं जी, लेजर बनाना चाह रहे हैं, और सारी लाइन ही मिट जाती है यार, चलो नहीं लगा लेते हैं। क्या मसला है, कोई मसला ही नहीं है, थोड़ी सी टेक्निकलिटी फिर इन्वॉल्व है स्टेटमेंट से लेजर में आते हुए कि जी नेचर तो देखें, कैपिटल का लेजर है तो नेचर क्या होगी, क्रेडिट। तो फिर ओपनिंग किस तरफ आएगा, तो हमने ब्रॉड डाउन लिखा 100। फिर जी जो ऐड होने वाली चीजें हैं वो क्रेडिट साइड पे ही आएंगी जी। नेट प्रॉफिट है 25, तस्वीरें हैं 5 और क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर निकाल लें 120, ठीक है। ये तो फिर थोड़ा सा टेक्निकल हुआ। मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि हमारे पास लेजर मौजूद है और हम उस लेजर से स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर कोई चीज प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो और ही आसान है। कैपिटल है बस, ठीक है कैपिटल है, ओपनिंग 100, प्रॉफिट वही ऐड करते जो क्रेडिट वाली सीट है, ड्रॉइंग्स माइनस क्लोजिंग, ये बैलेंसिंग निकालते होते थे हम, ठीक है। तो ये लेजर और इससे स्टेटमेंट बनाना, ये कौन सा टेक्निकल काम है, ठीक है। अब हमने पिछले 20 लेक्चर्स के अंदर फिक्स एसेट एंड डेप्रिसिएशन पढ़ लिया सारा, ये 16, उसमें हमने स्ट्रेट लाइन मेथड देखा, रिड्यूसिंग बैलेंस देखा, और एक वो हमने आउटपुट मेथड भी देखा। एक और मेथड है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, वो भी मैं किसी को करा दूं, किसी एमसीक्यू में ना आ जाए, वैसे उसका प्रैक्टिकली कोई यूज ज्यादा है नहीं, वो भी कर लेंगे वक्त आने पर। बहरहाल
हमने मेथड ऑफ एडिशन देखे, फिर हमने एडिशन देखा क्या ट्रीटमेंट डिस्पोजल हुआ देखा, फिर हमने जिसके अंदर जो है वो एक्सचेंज की ट्रांजेक्शंस को देखा, डिस्ट्रक्शन को देखा, चेंज इन एस्टीमेट को देखा, एसिड अकाउंट को, बुक वैल्यू, हमने बहुत कुछ देख लिया। कॉस्ट डिटर्मिनेशन को पढ़ा, एसिड की कॉस्ट में क्या क्या शामिल हो सकता है, इनिशियल मेजरमेंट क्या हो, सबसे ये सारा कुछ तो पढ़ते पढ़ते ही आए। तो जो हमने 20 लेक्चर से पढ़ा है ना, उनके पढ़ने के बाद लेजर बन जाया करते थे। बोलो, वर्किंग हुई, एंट्रीज हुई, लेजर बन गए, बन जाते थे। जब लेजर बन गया तो उसको सिर्फ स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो नोट बन जाना है। लेकिन वो अलग बात है कि हम लेजर बना के नोट नहीं बनाया करेंगे। हम तो बड़े हो गए हैं, अगर वो लेजर मांगेगा तो लेजर बनाएंगे, नहीं मांगेगा तो डायरेक्ट नोट बनाना भी सीख लेंगे। बहरहाल कुछ नया अब हमने नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये मैं आज एक सवाल करवाऊंगा, इसको मैं तकरीबन सारा सवाल ही मैंने करवा दिया था आज, मुश्किल वाला। वैसे 3 सवाल हमने करने, 2 छोटे-छोटे सवाल और एक एग्जाम लेवल का सवाल आज हमने करना है, वो मैंने तकरीबन करवा ही दिया था, लेकिन फिर भी मैं कल उसको दोबारा करवाऊंगा। फिर एक आधा और सवाल आप लोगों से डिस्कस करूंगा। परसों के टेस्ट में भी नोट का सवाल आएगा। उसके बाद फिर हम नोट को फॉर द टाइम बिंग रोकेंगे और IAS 36 का टॉपिक पढ़ेंगे। जब वो पढ़ लेंगे तो फिर उसको मिक्स करेंगे और नोट बनाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, IAS 23 पढ़ेंगे, फिर उसको मिक्स करेंगे और नोट बनाएंगे। अलग सवाल भी देखेंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलना है। इस नोट ने कम से कम अगले 15 से 20 दिन हमारे साथ रहना है, अगले 3 से 4 टॉपिक्स के अंदर, ठीक है ना। इसलिए बड़ी तवज्जो से, ध्यान से, इसीलिए मैंने आज सवाल करवा भी दिया तकरीबन, तो कल दोबारा करवाना है कि बच्चे भी रिलैक्स हो जाएंगे, टाइम भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी डबल हो जाएगी, ठीक है ना। चीजें अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएंगी आप लोगों को। जल्दी आ जाए बेटा। अच्छा जी, अब आप लोगों का एक सवाल है पहला, ठीक है। मैंने रेफरेंस दिया आप लोगों को, बुक का पेज नंबर कौन सा दिया? 443। अगर कोई हैंडआउट पे लिखना चाहे तो हैंडआउट पे लिख लें, किताब से देखना हो तो किताब से भी देख सकते हैं आप इस सवाल को। हैंडआउट इसलिए दिया कि सब बच्चों के पास किताब आज नहीं है, ठीक है। तो सवाल में लिखा हुआ है जी, प्रिपेयर नोट ऑफ PPE यूजिंग फॉलोइंग एग्जांपल विदाउट रीवैल्यूएशन है जी। अभी रीवैल्यूएशन वाला तो हमने सवाल ही करना है और वो आपने घर पे ही करना है, ज्यादा तो मैंने थोड़ा सा बता के भेजना है बस। यार AC का कुछ कर लो भाई, क्या करना है? ऊपर कर दो भाई। अच्छा, वो वाला दोनों ही ऊपर कर दो, आपस में टकराई ना जाए। अच्छा जी सुने, क्वेश्चन नहीं है ये बेसिकली आपकी किताब के ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो यहां पे मैंने लिखा हुआ, ठीक है ना। मकसद वही बात तो आपको समझा रहा हूं कि सारा कुछ कर लेने के बाद एंड पे जो लेजर बनते हैं उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है, सही है ना। तो वो लेजर बने हुए हैं, सवाल हुआ पड़ा है, बस इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है। आपने ये जरा मैंने पिछली क्लास वाला फॉर्मेट थोड़ा सा बना रहने दिया, ठीक है। आप उससे परेशान ना हो, आपने भी बना लेना है, अभी बना लेना है आपने जी। इधर देखें, आपने क्या करना है जी, आपने ये हेडिंग भी मिटा दी यार आपने। देखिए मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि आपने जो भी बनाना है आपने उसके बारे में 5 चीजें लिखनी है। सबसे पहले रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, फिर रिपोर्ट का नाम, फिर रिपोर्टिंग पीरियड, फिर रिपोर्टिंग करेंसी और लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ। तो ये 5 चीजें इनकम स्टेटमेंट में भी देखी थी, बैलेंस शीट में भी देखी थी, नोट्स के अंदर जब जाएंगे तो नोट्स में भी यही काम करना है। कैश फ्लो कल को हमने जाके बनानी है, जब कल को मतलब कुछ दिन बाद, तो वहां पे भी यही सब कुछ लिखेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी बनाएंगे, सब कुछ लिखना है, ठीक है। ये 5 चीजें जरूरी हैं और इनके नंबर भी होते हैं, ठीक है। अब मेरे सवाल में चूंकि नाम नहीं है बिजनेस का, ऐसे सवाल उठा लिया था मैंने, तो यहां मैंने लिख दिया है कंपनी एक्स, ऐसे ही कंपनी XYZ ABC कुछ भी लिख लें, ठीक है। उसके बाद जरा साथ साथ प्लीज ना देख लिए, ना नोट कीजिए, जरा देखते रहिए प्लीज। कंपनी ABC नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे यहां पर लिखते थे कंपनी ABC इनकम स्टेटमेंट, कंपनी ABC बैलेंस शीट, आज क्या आ गया, कंपनी ABC का नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस बनता था फॉर द ईयर, बैलेंस शीट बनती थी एज ऑन, ये नोट्स भी बना करते हैं फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है जी। तो फॉर द ईयर एंडेड, हमारे सवाल को मैं देख लेता हूं, 31 नंबर 9 है, चलो। फॉर द ईयर एंडेड 31, हम इनकम स्टेटमेंट में हैं नहीं, हम बैलेंस शीट में हैं नहीं, हम कहां पे हैं, नोट्स के अंदर मौजूद है। हेडिंग आ गई। अब किस चीज का नोट बनाने लगे हैं, बैलेंस शीट का नोट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नोट तो बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में से किस चीज का नोट, सेल का नोट बनाना है या कॉस्ट ऑफ सेल का बनाना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसका नाम लिखो और नंबर लिख दो। अभी मैंने जो नंबर अज्यूम किया था वही वाला लिख लेते हैं, ऐसे जरा ऐसे यहाँ पे ये कौन से नंबर पे जी, हमने कहा PP का 12, ठीक है। तो 12 ही लिख लेते हैं, वहां पे कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 जो मर्जी लिख लें, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप जब कैफ क्वालिफाई कर जाएं और आर्टिकल में जाएं तो ऑडिट पे जाएं तो उन्हें कहें जी आप जो मर्जी लिखें, आपने ये नंबर क्यों लिखा हुआ, या आप प्रैक्टिकली खुद अकाउंट्स बना रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिफाई करने के बाद, वहां पे तरतीब होती है, मैंने समझाई है तरतीब। वो सेल से शुरू होंगे नोट्स, तरतीब से चल रहे होंगे, अंग्रेजियां लिखेंगे, वो तरतीब वहां पर होनी है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे तो बीच में एक नोट बना रहे हैं ना बस, ठीक है। तो कोई सा नंबर ले लो, नंबर सिर्फ इसलिए लिखा कि बाद में उसको आगे सब नोट्स में भी यूज कर रहे होते हैं हम, और कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नंबर देना है जी, 12।
ऐसे 12, आप यहां पे 1 लिख लें, 2 लिख लें, 10 लिख लें, जो मर्जी लिख लें, लेकिन ये नाम लिख दें प्लीज, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है जी। अच्छा, अब अगली बात, मैंने आपको क्या कहा, ये जो नोट है पीपीई का नोट है, ये क्या है, ये क्या है, नहीं पहले बोलें ये कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये एसेट अकाउंट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट की स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंटेशन का नाम है। अब एसेट अकाउंट आपको पता है, अगर कॉस्ट मॉडल यूज हो रहा हो तो कॉस्ट शो करता है, अगर रीवैल्यूड मॉडल यूज हो रहा हो तो रीवैल्यूड अमाउंट भी शो करने लग जाता है। ठीक है, तो देखो ना, आगे मल्टीपल एसेट्स होंगे तो किसी पे कॉस्ट मॉडल हो सकता है, किसी पे रीवैल्यूएशन मॉडल, तो कॉस्ट स्लैश रीवैल्यूड अमाउंट लिखना बिल्कुल सही है, लेकिन हम एक प्रोफेशनल लफ्ज लिख लेते हैं जिसमें ये दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। हम यहां पर लिख लेते हैं ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। क्या चीज जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब ये होता है ऐसी कैरिंग अमाउंट जिसमें से अभी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुई, तो वो कॉस्ट मॉडल के केस में कॉस्ट होती है, रीवैल्यूड मॉडल के केस में वो रीवैल्यूड अमाउंट होती है, डेप्शन तो अलग पड़ी होती है। ठीक है ना, तो हम प्रोफेशनल से लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, हम यहां पे क्या लिख लेंगे जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। ठीक है जी, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। दरअसल ये क्या है, ये एसेट अकाउंट है। ठीक है ना, ये एसेट अकाउंट है और उसकी कॉस्ट या उसकी रीवैल्यूड, लेकिन अभी पहले 2 सवालों के अंदर तो मैंने रीवैल्यूएशन को लाया ही नहीं ना मैं। ठीक है, पहले 2 सवालों के अंदर तो कॉस्ट मॉडल है। ठीक है, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है, एसेट अकाउंट है, कॉस्ट पे, और फिर उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इधर देखो, ओपनिंग बैलेंस के बाद मैक्सिमम क्या हो सकता है इसमें, क्या कुछ, अच्छा एसेट के अकाउंट में मैक्सिमम कितने आइटम्स आ सकते हैं अगर रीवैल्यूएशन ना हो तो, मैक्सिमम ओपनिंग बैलेंस होगा एसेट के लेजर में, ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, एडिशन हो सकता है और डिस्पोजल हो सकते हैं। ओपनिंग हो सकता है, एडिशंस हो सकते हैं, डिस्पोजल हो सकते हैं और क्लोजिंग। कोई पांचवी चीज आ सकती है नहीं, अगर रीवैल्यूएशन ना हो तो नहीं आ सकती। मैंने पहले बोला भाई रीवैल्यूएशन हो, ठीक है, मैं भाई मैं नहीं बना रहा ना यार डब्ल्यूडीवी के ऊपर, मैं बुक वैल्यू के ऊपर एसेट अकाउंट नहीं बना रहा। किसने बोला, एसेट अकाउंट में कह रहा हूं कॉस्ट पे क्या शो कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, एसेट अकाउंट अगर कॉस्ट पे बन रहा है तो मैक्सिमम 4 चीजें आ सकती हैं, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल्स और क्लोजिंग। जरूरत नहीं है प्लस माइनस लिखने की, लेकिन अगर पहला दिन लिखना चाहो तो लिख लो, एडिशन क्या होगा ओपनिंग में, ऐड होगा, और डिस्पोजल क्या होगा, माइनस। ठीक है, फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अगर रीवैल्यूएशन नहीं है तो मैक्सिमम क्या क्या चीजें आ सकती हैं, ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जो डेबिट साइड पे आती है, एक्यूमुलेशन डिस्पोजल की वो डेबिट साइड पे, और क्लोजिंग, और को 5वीं चीज नहीं आती तो ओपनिंग, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर, डेप्रिसिएशन लिख दो, और डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन जो डेबिट होती है यानी माइनस। अब अगर ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट है। ठीक है, तो इस ओपनिंग के अंदर डेप्शन में क्या होना होता है, ऐड, और डिस्पोजल की डेप्शन माइनस। तो यहां डेबिट क्रेडिट सोचने की वजह सुकून से देख लो, बस ओपनिंग में से माइनस प्लस क्या हो, ये क्लोजिंग बन गया। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, मैं क्या बनाने लगा हूं, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन एबीसी का नोट बनाने लगा हूं जिसके अंदर हमारे पास 2 अकाउंट्स, 2 क्लास ऑफ एसेट्स हैं। क्या क्या, प्लांट एंड मशीनरी और व्हीकल। ठीक है, अच्छा ये ना मैं तीसरा चौथा डब्बा भी बना रहने दूंगा, बाद में मुझे बनाना पड़ना है। ठीक है ना, फिलहाल ये यूज नहीं होना। ठीक है, जितने एसिड्स की क्लास हो उतने कॉलम्स बन जाएंगे। जैसे कौन कौन से मैंने कहा भी यूज हो रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये जी प्लांट एंड मशीनरी का हमारा कॉलम बन जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है जी, और दूसरा क्या है जी, व्हीकल, तो ये हमारा व्हीकल्स के लिए बन जाएगा, और तीसरा होगा टोटल, ये टोटल का कॉलम भी बनाना है हमें। ओके, ये जरा प्लानिंग कर लें। ये चौथा कोई नहीं होना आपके पहले सवाल के अंदर, बल्कि दूसरे में भी नहीं होना, ये बस अगले किसी सवाल के लिए बना हुआ है, मैंने कहा क्या मिटाऊं और फिर अगली बार बनाऊं। ठीक है ना, इतना सा नोट है बस, इतना सा। ठीक है, सही है, चले। अच्छा अगली बात, पहला सवाल मैं रुपीज इन थाउजेंड में कर लेता हूं, वो हो जाएगा। दूसरा सवाल जो है वो, बल्कि चले पहला सवाल है शुरू से ही कर लेते हैं, रुपीज में ही कर लेते हैं। वैसे रुपीज इन थाउजेंड भी एक रुपीज इन थाउजेंड कर लेते हैं, एक रुपीज में कर लेते हैं। ठीक है, ये रुपीज में कर लेते हैं, इन थाउजेंड में कर लेते हैं, बल्कि क्योंकि इसकी फिगर थोड़ी सी बड़ी है, इसकी फिगर थोड़ी सी बड़ी है, अगले की सवाल की फिगर्स बहुत ही छोटी हैं, इसलिए उसको रुपीज में कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि मैंने नोट किया हुआ है। अच्छा अब भाई ये मिटा दो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे उससे, ये कोई नहीं है आपके पास, यहाँ पे आपका नोट खत्म हो रहा है। ठीक है ना, बस इससे आगे कुछ नहीं। ओके, अच्छा अब करना क्या है, सिर्फ लेजर्स को स्टेटमेंट फॉर्म में, बहुत आसान काम है। देखो इधर प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर आ रही है, तो इसका मतलब एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। ठीक है ना, ये एसेट अकाउंट में ओपनिंग कितना लिखा हुआ है, बोलो कितना, 500। इधर देखो ओपनिंग 500, साथ साथ नोट नहीं करना प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन। अब ये नहीं कि जितने एडिशन आ रहे हैं उतने दफा एडिशन लिखेंगे, एडिशन 50 भी आ रहे होंगे तो उनको इकट्ठा करके ऐड करके एक ही फिगर लिखनी है, एडिशंस। ठीक है, एडिशन है 90 जमा 120 कितना, 210, तो एडिशंस आ गए 210।
ठीक है यार, ये मैं डिब्बे फिर बना लूंगा, ऐसे मुझे लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज ना हो, पता नहीं क्यों। ये इतना सा नोट बनना है ना, मैं ये कह रहा हूं, इससे आगे कुछ नहीं होना। ओके अच्छा, उसके बाद डेबिट साइड ओवर, ओपनिंग मेडिसिन ऐड हुए, डिस्पोजल की कॉस्ट 190 माइनस 190। आपने नहीं ये जगह खाली छोड़ी है, मैंने अगले सवाल के लिए छोड़ी हुई है। आपने बस ये 3 लाइनें हो गई, चौथी के अंदर क्या लिखना है, क्लोजिंग बताओ। यहां पे देखो कितना 520, यही क्लोजिंग उधर भी है 520। तो क्या किया, एसेट का लेजर बना हुआ था कॉस्ट पे, ठीक है, कॉस्ट एसेट अकाउंट कॉस्ट का लेजर बना हुआ था, उसको स्टेटमेंट फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेशन का ओपनिंग 170, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 44 लिख दूं, 44 ओवर। क्रेडिट साइड डिस्पोजल 30.08 30 कर दूं, डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन इस एसेट एक्यूमुलेशन अकाउंट में से क्या होती है, माइनस होती है, निकल जाती है, देखो निकल गई। ठीक है, क्लोजिंग बताओ 184। अच्छा देखो, एक काम करना है आपने, पहले ये 184 लिखना है। ये 184 क्या है, इस डिब्बे का टोटल है, और ये डिब्बा क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले साइन लगा गए ना तो फिर परेशान हो गया, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये क्या है, एसेट अकाउंट का क्लोजिंग, ये क्या है, एक्यूमुलेटेड का क्लोजिंग। लेकिन हमारी किताबों में तो एसेट बुक वैल्यू पे नजर आता है, तो बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट माइनस, अब लगाओ माइनस, पहले माइनस लगाओगे ना तो कंफ्यूज करेगा ये, ठीक है ना। पहले डिब्बे का टोटल करो, ओके, कितना आ गया 336। ठीक है, अब यूजर को ना, चलो छोड़ो अगली बात को, यहां तक कोई मसला नहीं है। चलो अब कर ले, तुम पहले नोट कर ले यार, हम रुक जाते हैं। हो गया सर। अब व्हीकल के लिए भी यही काम करना है, ठीक है। देखें इधर व्हीकल का लेजर है, अब इसको प्लांट में तो मर्ज नहीं ना कर सकते थे, ठीक है। व्हीकल का लेजर है, अलग से हमने उसके लिए एक कॉलम बना दिया, ठीक है। तो व्हीकल अकाउंट ओपनिंग कॉस्ट कितनी है 900, 900 आ गया ओपनिंग। नेक्स्ट, कोई एडिशन नहीं है तो कोई बात नहीं, इधर 0 लिख दो या डैश लगा दो, कुछ नहीं है जी, ठीक है। डिस्पोजल 40 है, 40 और 860 आ गया क्लोजिंग, ठीक है। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 300, तो मेरा पेट्रोल ही बड़ा लग गया आन जान से, 300। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर ऐड होगा इसमें, 87.6 है, 88 कर दूं, 88, ठीक है। फिर डिस्पोजल है, डिस्पोजल 11, क्लोजिंग 377। इधर साइन नहीं लगाना पहले, ठीक है ना, वरना कंफ्यूज करेगा। ये डिब्बा, इस डिब्बे का टोटल आ गया दिस प्लस दिस माइनस दिस। अब ये कॉस्ट है क्लोजिंग, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है क्लोजिंग। अब कॉस्ट में से एक्यूमुलेशन को क्या करना है, माइनस करना है बुक वैल्यू लेने के लिए, 483, ठीक हो गया। अब टोटल कॉलम को बता दो, 1400, 210 सॉरी 230 माइनस क्लोजिंग, इधर टोटल कर लो, इधर से कर लो, एक ही बात, 0, इधर आ गया जी 470, 41 माइनस 561 माइनस करो इस कॉस्ट में से इसको जी, 819, ठीक है जी। अब ये 819 जो है ना, इधर देखो, ये 819, ये 819, ये 819, आजा भाई, ये 819 इधर नजर आएगा, ठीक है। यूजर का बैलेंस शीट के अंदर नजर आएगा 819। वो कहेगा मुझे इसकी डिटेल बता दें, मुझे इसकी डिटेल बता दें, तो हम कहेंगे नोट नंबर 12 में चले जाओ, ऐसे लिखो। ऊपर नोट्स की हेडिंग है, वो जरा दूर होगी इसलिए नजर नहीं आ रही, मैं यूं लिख देता हूं। हम उसे कहेंगे जरा चले जाओ, डिटेल देखनी है, नोट 12 में चले जाओ। वो आगे जाएगा जाएगा जाएगा, नोट 12 ओपन करेगा, नोट 12 के अंदर ये सारी कहानी होगी। ये जी हमारे पास ये एसेट्स हैं, स्टार्ट में साल के इतने थे, इतने ऐड हुए, इतने लेस हुए, क्लोजिंग है, इतनी डेप्शन है, इतनी डिस्पोजल डेप्शन है, ये क्लोजिंग है, ये बुक वैल्यू है, सारा कुछ बता दिया यूजर को। लेकिन यूजर के दिन में अभी कुछ सवाल आते हैं, जैसे आपने सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में कॉस्ट मॉडल यूज किया या रिवैल्यूएशन? ने कहा जी हमने रिवैल्यूएशन मॉडल तो अभी यूज ही नहीं किया, कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ने कहा ये बात लिख के बता दो ना यूजर को। तो ये मेन बॉडी के नीचे फौरन बिल्कुल नीचे हमने लिखा मेजरमेंट बेसिस, और हमने यहाँ पे लिखा जी कॉस्ट मॉडल है। कौन सा मॉडल है? और फिलहाल तो दोनों में ही कॉस्ट मॉडल है, ठीक है, ओके। यूजर ने अगला सवाल पूछा, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है?
अब इस सवाल में तो आपको पता नहीं है ना, साथ वालों को जगाते रहे, हर बच्चा अपने साथ वाले बच्चे को जरा चेक कर ले, सो रहा हो तो जगा लें। अच्छा, हर बच्चा। अच्छा जी, क्या कह रहा था मैं? हाँ, अभी ये सवाल चूंकि कंप्लीट आपके सामने है नहीं ना, इसलिए ये फिलहाल मैं जो कह रहा हूं वो मान लो, ठीक है ना। वैसे सवाल के अंदर लिखा होगा सब कुछ। अभी सवाल करते हैं हम, आगे भी क्वेश्चन बैंक करना है हमने, एग्जाम लेवल का सवाल करना है हमने अभी, ठीक है ना। उसमें देख लेंगे, लिखा होता है सब कुछ। जाहिर सवाल आपने करना है तो आपको डेफिनेशन मेथड भी बताया होगा, रेट वगैरह बताया होगा। बहरहाल यूजर को बताना पड़ता है। यूजर के सामने ना कोई लेजर होता है ना कोई वर्किंग होती है, यूजर के सामने सिर्फ यही चीज होती है, मैक्सिमम डिटेल ये है। अब यूजर को पता नहीं लग रहा मेथड कौन सा है, उसको बता दो, ठीक है। तो यूजर को हमने बताया मिसाल के तौर पर जी, इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड था, सीधी लकीर, और इसमें मिसाल के तौर पे रिड्यूसिंग बैलेंस था। ऐसे ही सवाल में गिवन होगा, ठीक है ना। इसमें जी रेट था जी 10% और इसमें जी रेट है जी 25%। ये सवाल के अंदर गिवन होगी जो बातें, ये भी यूजर को लिखकर हमने बता देनी। ये मैंने अज्यूम की है तीनों चीज, ये तो कॉस्ट मॉडल तो नजर आ रहा था, ये दोनों चीजें अज्यूम की है मैंने। सवाल में गिवन होंगी, अज्यूम नहीं करनी होती, ठीक है ना। इस पे आप रेट भी लिख सकते हो या लाइफ भी लिख सकते हो। आपको पता है 10% का मतलब 10 ईयर्स भी होता है, तो आप लाइफ भी लिख सकते हो। ओके, सही है। ये आपका जिंदगी का पहला नोट करें। बल्कि मैं तो कहता हूं इधर देखें, नोट बाद में करिएगा, पहले इधर देखें, इधर देखें क्या लिखा हुआ इधर, अल्लाह माफ करे क्या लिख दिया गया। प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई इन द यूजिंग लेजर्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल बाय, पहले ये करें। इसके अंदर मशीनरी और ऑफिस फर्नीचर है, पहला सफा खाली छोड़ देना जिसपे आप नोट करना शुरू किया हुआ, कोई बात नहीं, साइड में करें उसको। ये सामने मौजूद है, इसको सामने रखें और दूसरा सवाल पहले करें, फिर पहला सवाल बाद में कर लें दूसरे नंबर पर। मैं नहीं मिटाता, फोटोग्राफर हो, पहले जो कहा है वो करो, मैं नहीं मिटाता। पहले आप तस्वीर खींचोगे फिर मिटाऊंगा, जल्दी करो। कंपनी एबीसी है। ईयर एंड सवाल के अंदर वो X9 है मेरे ख्याल से, तो वो X9 ही लिख लो। सवाल के अंदर देखो ना, ये 31 दिसंबर X9 बन रहा है। पानी किधर है? पड़ा हुआ है, डाल रहा है। पीपीई के नोट पर ही आमिर भाई रखें, क्योंकि क्वेश्चन सबके पास मौजूद है। घर पे जो बैठे हुए बच्चे हैं उनके पास हैंड आउट या बुक की फॉर्म में भी अब मौजूद होगा। बुक के अंदर भी मैंने ये रेफर कर दिया, पेज नंबर कौन सा है जरा बता दो मुझे। 442 पे पहला सवाल था, ये 443 के ऊपर ये सवाल है। बेसिकली सवाल नहीं है, ये जवाब है, हमने अपना मतलब निकालना था ना वहां से। शाबाश शाबाश, जल्दी करें। ये आप 1000 में ना करिएगा, बहुत छोटे छोटे इसके अंदर, जैसे ये 320 है एडिशन, अब इसको 0.3 करोगे तो 0 करना पड़ जाएगा, इसलिए इसको ना पूरी फिगर्स में लिख लो, रुपीज में कर लो ये सवाल, 1000 में मत करना। जल्दी करो, आप लोगों के पास ना सिर्फ 2 मिनट है, 2 मिनट बहुत होते हैं, शक्लें ना बनाएं। और ये ओवर राइटिंग ना किया करें प्लीज, जो गलत हो जाए फिगर उसको काट के दोबारा लिख लिया करें, ओवर राइटिंग के नंबर कट जाते हैं। कल से हैंडआउट्स के अंदर क्वेश्चन नहीं होंगे। हैंडआउट अगर मिलेगा भी सही तो टॉपिक के एंड पे मिलेगा कि जी फलां लेक्चर में बुक का फलां पेज नंबर फलां सवाल किया था। लेक्चर नोट्स के अंदर क्वेश्चंस मौजूद हैं, अगर उनके अलावा कोई क्वेश्चन मैं एडिशनल दूंगा तो वो इस दफ़ा हैंडआउट में दे दूंगा, अगली बार पे वही बुक में डाल दूंगा। जल्दी कर लें, जल्दी, शाबाश। डिब्बे शिब्बे बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, डिब्बे आर नॉट रिक्वायर्ड। ये मैंने इसलिए बनाए हैं, मेरे सामने जरा लाइनें वगैरह नहीं होती तो मुझे जरा आसानी हो जाती है। नहीं बनाने, आपने ना बनाए क्या मतलब, बनाए ही ना, बना लें तो टाइम ज़ाया होगा, बस मर्जी है बना लें, खूबसूरती आ जाएगी, लेकिन टाइम 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 बहुत कीमती चीज़ है आप लोगों के लिए, परचे में एक एक सेकंड आप लोगों के लिए बहुत कीमती है, तो डिब्बा बनाने में बहरहाल टाइम लग जाता है। आई एम कमिंग। नहीं इधर नहीं, मैं उधर आपके लेजर्स आपके नोट्स देखने आ रहा हूँ। मैं क्या डिब्बा ना बना, चल एक बार बना ले, अब एक बार बना ले, फिर ना बनाए। शाबाश शाबाश शाबाश, हिम्मत करें।
लेकिन डिब्बा ना बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपने ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल के बाद लाइन भी नहीं लगानी और क्लोजिंग बैलेंस लिखने से पहले। लाइन तो लगा लें क्लोजिंग लिखने से पहले कि टोटल है 520 टोटल है ऊपर वाले 3 फिगर्स का, तो जरा 520 से ऊपर एक लाइन कम से कम जरूर लगा लें। इन्नी भी अन्नी ना मचाओ। खूबसूरत डब्बे बनाया यार तुमने, हैं ओए होए। नहीं कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ अच्छे बनाए, प्यारे लग रहे हैं, खूबसूरती आ गई है। ये बेटा ऊपर जगह क्यों छोड़ी? अच्छा, ये कोशिश करें ना, अभी आप ना एक सफ़े के ऊपर बनाएं ज़रा, शुरू के दिनों में नोट एक सफ़े भी आना चाहिए, पर्चे में भी एक सफ़े भी आना चाहिए। भाई ज़रा आप सफ़ा हटाओ, कैसे क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं, छुपा के बैठे हुए हो, ये क्या कर रहे हो तुम? डायरेक्ट क्या मतलब? डायरेक्ट क्या होता है? पर्चे में डायरेक्ट करके आना, फिर नंबर भी डायरेक्ट ही अगली बार दोबारा इस पेपर में उठाएगा तुम्हें। FR1 का रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ आया है, उसकी वजह, बड़ी वजह मुझे समझ आती है वो यही है कि बच्चे जो पढ़ के नहीं आए थे इंटर, उन्होंने कहा कोई नहीं खा रहा है AFC की तरह, यहाँ भी बस चल जाएगा। सीरियस लें इसको, चीज़ें मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल आप लोग यूं समझें कि 2 पर्चे आप पढ़ रहे हैं, 2 पर्चे देने हैं आपने, तो थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दें, 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटा रोज दिया करें इसको। सही जी, सही, माशाल्लाह, इतने ज्यादा कीड़े मकोड़े। और लाइन या तो कुछ गलत होया गलत तो एक लाइन लगाओ ना यार, इस सफा हस्ती से क्यों मिटाने लग जाते हो? उसको गंद डाला हुआ, एक लाइन बस, एक गलत कुछ हुआ एक लाइन डालो बस, सही वाली चीज लिख दो। मैं जो देख रहा हूं वो देखता जा रहा हूं। कर लो पाइन, आज दिन कर लो, इतनी देर में तुम लोगों के पास पहुंचा तो अब तक तो बनो ना। मुझे पता है हाइब्रिड में जब मैं पहुंचूंगा तो सबके नोट ऑलरेडी बन चुके होंगे, इतने तेज हैं वो बच्चे, जितनी देर मैंने वहां पहुंचना है बने होने चाहिए ना। ये तुमने सही काम किया, पहले एसिड अकाउंट बना लो फिर कम्युनिकेशन। क्यों भाई, पूरा एक एसिड पूरा करो। ओमेगा केमिकल का सोल्यूशन चाहिए मुझे पिछले सवाल का, और पिछले कल वाले सवाल के जो होमवर्क थे 2 सवाल, उन दोनों का सोल्यूशन मुझे चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में चेक करवा दो मुझे। आमिर भाई आपने नहीं किया? बेहतरीन। क्या चल रहा है यहाँ? तुमने क्या सोचा था सर आएंगे ही नहीं, मैं कुछ करूंगा ही नहीं? एक का बना लिया, बड़ी मेहरबानी भाईजान जो आपने एक का बना लिया, ये एहसान है आपका मुझ पर। भाईजान रजिस्टर दिखाएं जरा, मैंने कहा था नोट करने का, मना किया था ना मैंने। हैंड आउट नहीं तो बताओ, तारिक भाई बैठे हुए साथ, बताओ इनको ये हैंड आउट पड़े हैं, सोने आते हो यहाँ AC में? हाँ पुट्ठा टांग देना थानू, 1.5 घंटा रोज डबल मेहनत, कह रहा हूँ शाबाश। भाईजान आपने भी अब शुरू किया है, क्यों? सर ने कौन सा आना है यहाँ, कौन सा देखना है? अल्लाह तो देख रहे थे, घर वालों ने पैसे दिए हैं, करप्शन करते हो, कहते हो हुक्मरान करप्ट हैं, करते सारे करप्शन हो, क्यों जी अभी तक नोट क्यों नहीं बनाई है? करप्शन चल रही है यहाँ, करप्शन। क्या बात है, व्हाट टॉक इज। हाँ तुमने भी यही सोचा था, है तुम लोगों के तो रजिस्टर वैसे ही मुझे नजर आ रहे होते हैं, ये आज थोड़ा सा सही नजर आ रहा है एंड पे, आज थोड़ा ये नहीं है, ये इसका व्यू मजे का नहीं ना है आज। हाँ, और जूम इन भी नहीं है, लाइट की तो है, ये जूम इन नहीं है आज, बहुत जगह नीचे ऊपर खाली है। चले ये चेक करते हैं। हमें भाई उनके प्रोजेक्टर की सेटिंग चेंज की हुई है, चेक करवाएं, वो सही नहीं आ रही मेरे हिसाब से, मजे की नहीं आ रही। हाँ जी हो गया, चलें चेक करें अपना सोल्यूशन फिर। कंपनी एक्स नोट फाइनेंशियल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, ये FS और FY, ये PP ये नहीं लिखना आपने, नंबर कटेंगे आपके। लॉ का बच्चा दिया था तुमने क्रैश में?
चलें जी, अब आगे बढ़ें। सोल्यूशन फोटो लेनी है, फाइन ले लो। जी जी बोले, क्या मतलब डिफरेंट टाइप की मशीनरी? मसलन एक मिनट जी, मशीनरी है ना, क्लास बनाई किस लिए है? बिल्डिंग्स हैं आपको जी, एक डिफेंस में है, एक गुलबर्ग में है। बिल्डिंग्स तो है ना, तो डिटेल पे बनती जाए। 10 बिल्डिंग है आपकी, 10 अलग अलग जगहों पे, तो क्या 10 क्लासेस बना लोगे? बिल्डिंग्स की एक ही क्लास रहेगी, ठीक है। हाँ, प्लांट और बिल्डिंग को नहीं मिलाना, लैंड और फर्नीचर को नहीं मिला लेना। एक क्लास के अंदर फिर जैसे भी एसेट्स है, मशीनरी जितनी किस्म की है, व्हीकल जितनी का आपके पास, कोई होंडा है, कोई क्रोला है, कोई सुजुकी है व्हीकल्स के अंदर, वो सब व्हीकल्स है, व्हीकल्स में रखो। समझ गए बात को? ठीक है जी। क्वेश्चन बचेगा ये था कि अगर डिफरेंट टाइप की मशीनरीज हो तो क्या एक ही अकाउंट बनाए? क्लास एक ही है मशीनरी की, तो एक ही कॉलम, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जी जरा एग्जाम लेवल के सवाल पे। ये कुछ ना हैंडआउट में मैंने लिखा हुआ था, लेकिन इसको इग्नोर करें, ये कल कर लेंगे, ठीक है। एसकेएल वाले सवाल, यूएल वाले सवाल के अंदर हमने वो नोट बनाना था, वो कल बना लेंगे। फिलहाल आप जो है वो ये सवाल ओपन करें। ये हैंडआउट्स के अंदर भी मौजूद है सवाल, और अगर बच्चे बुक के अंदर देखना चाहें तो ये बुक्स के अंदर पेज नंबर 108 पे है। बुक का पेज नंबर 108 है। ये आई के आपके क्वेश्चन बैंक के अंदर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है जी। बहरहाल हैंडआउट आज दे दिया है ताकि कल तक बच्चे बुक्स ले लें तो फिर मसला ना हो। फैम बिजनेस का नाम है। फैम हैड द फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स एसेट्स एट 31 दिसंबर 2014। ये 31 दिसंबर 2014 का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। जरा रिक्वायरमेंट पे नजर डालते हैं। रिक्वायर्ड है शो द डिस्क्लोजर अंडर IAS 16 in relation to fixed asset in the notes to the published accounts for the year ended 31 दिसंबर 15। इसका मतलब फिर ये क्या है? ये फिर पिछले साल का क्लोजिंग या हमारे साल का ओपनिंग होगा, और फिर हमें लेजर लूजर नहीं मिले होते। वो तो सिखाने के लिए पहली बार नोट ऐसा बनाया, लेजर लूजर नहीं बने होते। हाँ, आपने खुद से वो लेजर बनाने का टाइम भी जाया नहीं करना, डायरेक्ट करना है सवाल, ठीक है। बड़े सुकून से ये 15-20 मिनट में हो जाने वाला सवाल है, ठीक है ना। लेकिन मुझे पता है चीजें मैं तेजी से करवाऊंगा, क्यों? मैंने आप परेशान करके भी तो भेजना होता है, ठीक है। कल यही सवाल मैं पहले स्टार्ट करूंगा, यही सवाल पहले आपको पूरा फिर से करवाऊंगा, चाहे एक बात आज की हुई है कल दोबारा करूंगा, ताकि मेरी तसल्ली भी जरा हो जाए, ठीक है। हाफ लेक्चर में ये सवाल कल दोबारा करेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना। लेकिन पूरी ईमानदारी से आपने बुक का रेफरेंस देके मुझे एक डर ये लग रहा है कि आप सोल्यूशन पे चातियां मार मार के सवाल करेंगे। अगर ये ना करें तो मेरी बड़ी खुशी है इसके अंदर। आई विश कि आप बगैर सोल्यूशन देखे उसको पूरा कीजिएगा। वैसे मैंने तकरीबन पिछली क्लास में पूरा कर दिया सवाल, इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने कहा ऐसे कैलकुलेट करके जरा पूरा कर लेना, और कल मैंने दोबारा सवाल करवाना है, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से तैयार हो जाए हमारा। फिर हाफ लेक्चर के अंदर थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे इसी की, और परसों इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर भी नोट ही बनाना आएगा आपको पीपीई का, ठीक है। तो क्या, हाँ मैंने कहा कह रहे नो सर, अच्छा तो भाई नोट बनाते हैं। रिक्वायर्ड क्या है? नोट ऑफ पीपीई किस साल का? 31 दिसंबर 2000 तो 15 का बेटा, 14 का नहीं। तो ये देखो यहां पे नाम बदल गया और यहां पे आ गया जनाब बिजनेस का नाम फैम, ठीक है, FAM। नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। नोट का नंबर कोई भी, पहले 12 लिखा हो, 12 लिखा रहे बस, ठीक है। 15 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, 9 लिख सकते हो, मर्जी लिख लो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने फॉर्मेट कैसे बनाना है पर्चे के अंदर ये भी बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है ना। सवाल पढ़ के ही बनाएंगे, जितनी क्लासेस होंगी उतने कॉलम्स की जगह रखनी है हमने, ठीक है ना। क्लासेस भी चेंज हो सकती हैं, इसलिए मैंने इसको भी मिटा दिया, ठीक है, दोबारा लिख लेंगे। अच्छा, ये डिब्बे बनाने जरा मुश्किल होता है, मैंने इसलिए डिब्बे छोड़ दिए बस, बाकी कोई मसला नहीं, लाइनें नहीं ना है। ओके, जरा सवाल को पढ़ना शुरू करें बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, सवाल को पढ़ना शुरू करें अपने अपने पास, जहां पे बुक से पढ़ रहे हैं या हैंड आउट से पढ़ रहे हैं। जल्दी से जरा देखें कितनी क्लासेस गिवन है एसेट्स की। लैंड एक क्लास, बिल्डिंग दूसरी क्लास। अच्छा, लैंड और बिल्डिंग इकट्ठा भी कभी कभी आ जाता है, परेशान नहीं होना, हम अलग ही कर लिया करेंगे, हमारे लिए आसानी इसी में है, ठीक है। लैंड है आज तो अलग अलग ही है, बिल्डिंग है, फिर प्लांट एंड मशीनरी है, फिर फिक्सचर्स एंड, अच्छा अगली बात सुनो, जो लिखा है ना एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन, वो पीपीई नहीं होता। आपको याद होगा मैंने एक वादा किया था, आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉन्सेप्ट कल दूंगा इंशाल्लाह, जाहिर है।
आज इसको इसका कॉन्सेप्ट शायद आज ना दे सको, पिछली क्लास में नहीं दे सका, तो बहरहाल पिछली क्लास में जो कि कल देना है तो आपको भी कल ही मिलेगा। लेकिन 4 क्लासेज हैं, 5वीं नहीं। देखो जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट है, जब तक वो कंस्ट्रक्ट होकर कंप्लीट नहीं हो जाता वो पीपीई नहीं बनता, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो फिर हम तो पीपीई का नोट बना रहे हैं ना, तो मेन बॉडी के अंदर हमने नहीं लेना इस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को। तो सवाल को फिलहाल मैंने पढ़ा नहीं, आपके साथ मिलकर पढ़ता हूं मैं, लेकिन मुझे पिछली क्लास में कर लिया था, मुझे पता है। ओके कितने हेड्स हैं देखो। फैम हैड फॉलोइंग टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एट 31 दिसंबर 2014। भाई अगर कोई क्लोजिंग में नहीं भी रहेगा, ओपनिंग में तो पड़ा है ना, कॉलम तो बनना ही है, इसलिए ये चारों कॉलम्स बनेंगे। लैंड का बनेगा, बिल्डिंग्स का, प्लांट मशीनरी का, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स का। लेकिन ये जो एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है ना, इसको कहा जाता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या कहा जाता है जी? कैपिटल वर्क इन। तो ये जो CWIP मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये CWIP है, ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग से रिलेट करता है, तो इसलिए ये CWIP ऑफ बिल्डिंग जो है ये CWIP है, PPE नहीं है, इसलिए इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे। इसका क्या करना है ये आज देखूंगा, बात कुछ हो थोड़ी सी तो करके भेजिए बहरहाल बात, लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट कल इंशाल्लाह इसका डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। बहरहाल इतना पता लग गया हमें कि हमने कितने कॉलम्स बनाने हैं, 4। अदर इन्फॉर्मेशन में कोई नया भी आ सकता है, नई क्लास भी आ सकती है, लेकिन पहला दिन है ना, सारी बातें बता बता के कर रहा हूं कि मैंने सवाल पिछली क्लास में करवा दिया है, ठीक है। इसमें 4 ही कॉलम से 4 ही रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने प्लानिंग करनी है इस तरह से आज के 4 कॉलम्स और 5वां टोटल आपने घर पे जो बनाना है उसकी जगह छोड़ देनी है। और कौन कौन से हैं जी? ये बोले, लैंड है, बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स, फिर प्लांट एंड मशीनरी है, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स है। ठीक है जी। और आगे टोटल का कॉलम भी है, सवाल में डाटा ही 1000 में, हम भी 1000 में ही करेंगे, तो रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। वो आगे आप टोटल के लिए भी इसी को बढ़ा लेना, मैंने तो अब चलो बनाना नहीं है टोटल का कॉलम, ठीक है। बात समझ आती है? अच्छा अब अगली बात सुन लो, पर्चे के अंदर भी क्या करना है आपने बेशक अगले कॉलम्स नहीं बनाओ, वो सवाल पढ़ते पढ़ते बनाते जाएंगे, 2 बार सवाल पढ़ के बनाना है, लेकिन पीपी का नोट आ गया ना, तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट में भी होना है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में भी होना है, ठीक है, सही है ना। अब आपने करना क्या है, आपने पहले हेडिंग देनी है ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, उसके नीचे आपने 5 लाइनें छोड़ देनी है। एक बात बताऊं, 4 लाइनों से ज्यादा 5वीं चीज कभी भी नहीं आनी, इसमें है ही 4 चीजें, मैंने फिर भी 5 छुड़वा दी जरा, ठीक है ना। कोई नीचे वर्किंग का रेफरेंस वगैरह देना पड़ जाता है, कोई चीज आ जाती है, ठीक है ना। 4 से अलावा इन 2 ओपनिंग और क्लोजिंग के अलावा रीवैल्यूएशन डालकर भी मैक्सिमम कितने आइटम है, 6 ही है, ठीक है ना। यानी कि इसके दरमियान 4 से ज्यादा 5वीं कोई चीज ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान नहीं आ सकती है, पर मैंने फिर भी आपको 5 लाइन छुड़वा दी। कितनी लाइनें ये कितनी लाइनें है जी? 5 लाइनें आप छोड़ देंगे, फिर क्लोजिंग, ओपनिंग, क्लोजिंग, ठीक हो गया। दरमियान में कितनी लाइनें खाली? 5। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसमें आपने 3 से ज्यादा कोई चीजें नहीं है, लेकिन आपने 4 लाइनें छोड़ देंगी, ठीक है। कितनी? 4 लाइन। फिर क्लोजिंग लिखना है, फिर बुक वैल्यू लिखनी है, और ये तीनों चीजें लिख लेनी है, तो जल्दी करें, इतना काम कर लें, फिर नोट बनाते हैं। रीवैल्यूएशन भी आ जाएगी ना, तो उसके लिए मैंने मैक्सिमम लाइनें छुड़वा दी, आप मैंने लिख भी दिया, जल्दी करें, शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। टोटल कॉलम की जगह भी आपने रखनी होगी, आप तो आप हैं, आप कहें जी ये पूरा नहीं आ रहा समय, लैंडस्केप बना ले, मुझे क्या इससे, लेकिन टोटल कॉलम आपने घर पे बनाना है, मैं नहीं बना रहा। ये सवाल कल इंशाल्लाह दोबारा नए सिरे से करवाऊंगा, इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। कोई चीज आपको लगे तेजी से पढ़ ली, अब क्या करें, कुछ नहीं होगा। ये सवाल मैंने 2 दिन में करवाना है, यूं समझ ले, लेकिन पूरा इसलिए कर रहा हूं कि बात आधी ना रह जाए, और फिर जो बच्चे कोशिश करना चाहें घर पे वो खूब इसके ऊपर मेहनत कोशिश करें। ये सवाल बुनियादी सवाल है, जिंदगी में पहली बार एग्जाम लेवल का सवाल कर रहे हैं, तो जो इस पर आज घर जाके मेहनत कर लेगा, समझ तो कल हर चीज की आ ही जानी है। नोट बनाने में फिर जिंदगी में उसको मसला नहीं रहेगा कोई, बाकी तो चीजें बढ़नी है। रिवैल्यूएशन तो आज देख लेनी है, कभी फिर देखेंगे चेंज इन एस्टीमेट आने लग जाएगा, कभी देख रहे होंगे आप जी इसके अंदर बोरिंग कॉस्ट का स्टैंडर्ड मिक्स हो जाएगा, कभी देखेंगे आप IAS 36 इंपेयरमेंट मिक्स हो जाएगा। तो ये बस मिक्सचर ही चलते रहने हैं, बाकी नोट तो ऐसे ही रहना है बस।
जी डन। अच्छा अभी तो देखें, जल्दी करो। जल्दी करो ना, कल भी करवाना है सवाल को, अगर 2 दफा करना थोड़ा जल्दी करो ना आज, ताकि एक बार किसी बनने लग जाए सवाल। अभी भी तकरीबन 15, 16, 17 मिनट हैं, ज़्यादा है बल्कि तकरीबन 18, 19 मिनट है, जल्दी करें। बीस मिनट है। ओके इनफ। इधर देखें जी, 31 दिसंबर 15 के लिए हमने नोट बनाना है। ये 31 दिसंबर 14 के बैलेंसेस गिवन हैं, तो इनको हमने क्या कहा था जी, ये क्या है? हाँ, 31 दिसंबर 15 का दूसरा मतलब 14 का मतलब यकम जनवरी 15 भी तो होता है, तो इसका मतलब ये सारे के सारे बैलेंसेस हैं हमारे ओपनिंग, एसेट अकाउंट का ओपनिंग, और ये डेप्रीसिएशन उसने लिखा हुआ है, लेकिन देखो उसने क्या कहा है, एट 31 दिसंबर ओपनिंग बैलेंस है, तो डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस नहीं है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ही बैलेंस लिखा हुआ है, और साथ ही उसने आगे से नेट करके इसको नेट बुक वैल्यू भी निकाली हुई है, दोनों को नेट करके, ठीक है ना। तो बहरहाल ये मुफ्त के नंबर हैं। कौन से नंबर हैं जी? मुफ्त के नंबर हैं। ये नंबर उठाकर लेकर चले जाते हैं हम, फॉर्मेट बना हुआ है ना, ठीक है। तो 500, 400, 1613 और 390 एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ पीपीई, ठीक है ना, इसलिए उसका कॉलम मैंने नहीं बनाया। इसका ट्रीटमेंट क्या करना है ये कल बताऊंगा। ये जो लाइन गिवन है पूरी लाइन का ट्रीटमेंट कल बताऊंगा। इस नोट के आगे ना सब नोट्स दो में भी हमने अटैच करनी है, कल इंशाल्लाह करना शुरू करेंगे। आज सिर्फ मेन बॉडी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग बताओ जी, एसेट लैंड का ओपनिंग 500, कुछ भी नहीं, देखो मैंने वो लाइनें भी नहीं मिटाई, कुछ भी नहीं लिख रहे, ओपनिंग लिख के ये नंबर तो लो, ठीक है। ओपनिंग बिल्डिंग का 400, ओपनिंग 1613, ओपनिंग 390, टोटल आप खुद कर लेना घर पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लैंड डेप्रिशिएट नहीं हुआ, वो लैंड डेप्रिशिएट होता ही नहीं है। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, ये बात भी आज हमें पता लगी, ठीक है ना। तो लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल, करते तो नहीं थे, लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, इसलिए उसकी डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही ओपनिंग डेट पे, ठीक है। आगे 80, 458, 140, तो सी 458 और 140, लो भाई ये नंबर है, उससे सवाल से उठा के यहाँ पे लिखा है, इसके भी नंबर है, इसके भी इतने ही नंबर होंगे जितने कोई आगे का आपने एडिशन की फिगर लिखनी है उसके नंबर है, ओपनिंग लिखने के उतने ही नंबर। बस सवाल करते रहा करें। 0.5 इसका है तो 0.5 ही आगे होगा, कोई वर्किंग बहुत ज्यादा, कोई एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है तो हो सकता है उसका कोई एक नंबर हो, या वर्किंग के अलग नंबर हो, यहाँ प्रेजेंट करने के फिगर के तो 0.5, अगर बाकी हो तो इसके भी 0.5। सही हो गया। चलें जी, टेबल इज ओवर नाउ। पॉइंट नंबर 1, इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो है वो मैं आपको इंशाल्लाह कल दूंगा। इसका जितना कोई यूज हमारे सवाल में होना है ना, वो बस मेरी तरफ से रट्टा समझ के ले लो। वो है ये, अ बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, तो इसको हम कहेंगे एडिशन है। ये क्या है? फिलहाल इसको बस सिंपली कह दो, ये क्या है? एडिशन है। किसमें? बिल्डिंग में। ओके, एडिशन इन बिल्डिंग। कितना भाई? 100 है। चलो अच्छा, ये सिर्फ लिख लो बस, आपकी मेहरबानी। लेकिन ये देखो, मेरी आदत है, मैं पहली 2 लाइनें खाली छोड़ता हूं। एसिड के अंदर मैक्सिमम क्या होता है भाई? एसिड के अंदर रीवैल्यूएशन हो ना, तो एक ट्रांसफर की एंट्री पड़ती है, दूसरा सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री पड़ती है, तीसरा कुछ नहीं होता, ठीक है। और डेप्रीसिएशन के अंदर सिर्फ ट्रांसफर की एंट्री आती है रीवैल्यूएशन की। तो ये मैंने ना 2 लाइनें इधर और 1 लाइन इधर, ये रीवैल्यूएशन जब आएगी तो उसके लिए छोड़ दी है। इसके अलावा बाकी वही है सवाल जो थोड़ी देर पहले हमने नोट बनाया था, ठीक है। अच्छा, तो क्या होता है जी? एडिशन और डिस्पोजल, यही देखा था ना, तो बोलो। फिर यहां पर क्या होता है भाई? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और डिस्पोजल, बस। तो यही नोट आपने बनाया था ना, सिर्फ मैंने एडिशनली आपको 2 लाइनें एसेट वाली साइड पर, 1 लाइन डेप्शन पे छुड़वा दी। जब रीवैल्यूएशन के अंदर आना है तो वो हम फिल कर लेंगे, फिलहाल छोड़ें उसको, ठीक है। सही है। अच्छा, अब क्या कहा मैंने? बिल्डिंग के अंदर क्या है? 100 रुपए का एडिशन है, ठीक है, 100। इसके ऊपर तफसीलात क्या है छोड़ो, बस मैंने यूं समझ लो, मैंने आपको ये कहा कि इस एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, मैंने यूं सवाल को कर दिया है कि अंडर प्रोग्रेस एसिड है ही कोई नहीं सवाल में। फिलहाल हमारा सवाल आज ऐसे हो गया है कि अंडर कंस्ट्रक्शन एसिड है ही नहीं, और पॉइंट नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है बिल्डिंग में एडिशन हुआ है 100 का ड्यूरिंग द ईयर। ठीक हो गया, सवाल को फिलहाल सिंपल कर दिया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओ हेलो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है ही नहीं,
और पॉइंट 1 में क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग में एडिशन हुआ ड्यूरिंग द ईयर 100 रुपए का, दैट्स इट। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसकी तफसील कर लेंगे। ओके, होना यही है वैसे हमारे सवाल में, बहरहाल कल तो समझ के करेंगे ना। आज मेरी बात मान ली कि आज हमारी एडजस्टमेंट नंबर 1 है ही क्या, बिल्डिंग में एडिशन हुआ है 100 रुपए का, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा अब एक मसला आएगा, जब बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन लेनी पड़ेगी हमें, कुछ तो बिल्डिंग्स पहले से पड़ी हुई हैं, ये जो 100 वाली भी आई है इसकी भी डेप्रिसिएशन तो लेनी है ना हमने। अब इसकी डेप्रिसिएशन किस दिन से स्टार्ट करें, डेट ऑफ एडिशन नहीं गिवन, डेट ऑफ एडिशन गिवन है नहीं। एक उसूल लिख लो, वो ये नहीं कि इस सवाल के लिए है, वो हमेशा के लिए है। ठीक है, अगर पहले सुन लो फिर लिख लेना, पहले सुन तो लो। अगर कभी सवाल के अंदर डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग हो तो हमने साल का पहला दिन अज्यूम करना है, दोनों के केस में। क्या मतलब, अगर एडिशन की डेट मिसिंग है तो हम अज्यूम करेंगे साल के पहले दिन एडिशन हुआ, सारा साल डेप्रिशिएट कर देना। और अगर डिस्पोजल की डेट मिसिंग है तो अज्यूम करना साल के पहले दिन डिस्पोजल हुआ, एक दिन भी डेप्रिशिएट ना करना अपने साल में। ठीक है, बात समझे हो। और ये उसूल ये नहीं कि इस सवाल के लिए है, ये हर सवाल के लिए है। जब कभी किसी सवाल के अंदर डेट ऑफ एडिशन या डिस्पोजल मिसिंग होगी, अज्यूम करना साल का पहला दिन। ये कभी भी उसूल नहीं बदलेगा मेरा, जब जब ये बात आएगी मैं आपको याद भी कराऊंगा, लेकिन आज लिख भी लें ताकि वक्त जरूरत सनद रहे और काम आए। तो लिखें, अगर कभी सवाल में डेट ऑफ एडिशन DOA लिख लिया करो ना, या डेट ऑफ डिस्पोजल DOS लिख लो, डेट ऑफ सेल। ठीक है ना, अगर कभी सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल मिसिंग हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो सही है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि उसने क्या लिखा हुआ था, ड्यूरिंग द ईयर। ये देखो क्या लिखा हुआ है, तो इस ड्यूरिंग द ईयर को अब हमने क्या अज्यूम कर लेना है, यकम जनवरी 15 फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक हो गया, सही है। अच्छा भाई, इस बिल्डिंग ये कोई मसला नहीं है, एडजस्टमेंट 1 के अंदर सिर्फ क्या है, ये देखो मैंने कहा फिलहाल आज के लिए ये है ही नहीं। ठीक है, और आज के लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है, अब बिल्डिंग कॉस्टिंग 100 इज कंप्लीटेड। तो मैंने इसको कहा कि आप इसको यूं समझ लें, एन एडिशन टू बिल्डिंग इज मेड ड्यूरिंग द ईयर 100 का, बस। ठीक है, सही हो गया। चलें आगे, पॉइंट नंबर 2 पढ़ें जी, क्या लिखता है, अ डिपॉजिट ऑफ 20 इज पेड फॉर अ न्यू कंप्यूटर सिस्टम विच इज अनडिलीवर्ड एट द ईयर एंड। इसकी एंट्री करेंगे कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है जी, कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट, सही है जी। अब कंप्यूटर के लिए नया कॉलम बनाना पड़ेगा या इसको फर्नीचर फिक्चर में डाल दें, समझ नहीं आ रही। डिपॉजिट नहीं, अलग कॉलम डाल लें, नहीं क्या करें फिर, फिक्चर में डाल दें। चलो, पहली बात यह है कि ये एसेट है ही नहीं। अभी अल्लाह के बंदों किस बहस से पड़ गए हो, कंप्यूटर नहीं आया, एडवांस फॉर कंप्यूटर दिया है, एडवांस फॉर कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट करना है। कंप्यूटर तो अभी डेबिट कर ही नहीं सकते, बोलो ये कर ही नहीं सकते थे। कैसे लड़ाई शुरू कर दी आपने, फलां जगह लिखे फलां लिखे, एसेट है भी कि नहीं, अभी वो कह रहा है एसेट तो अनडिलीवर्ड। और भाई एसेट डिलीवर हो जाए, 1 रुपया ना पे करो तो एसेट डेबिट कैश क्रेडिट ना नहीं किया तो एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट कर देते थे। क्यों? क्योंकि एसेट आ गया है, एसेट हमारे पास आ गया, हमारे कंट्रोल में आ गया है। हमारे लिए तो चीज का आना इंपॉर्टेंट होता है, पैसों का आना जाना तो इंपॉर्टेंट होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो अगर पैसे पहले दे भी दिए हैं, पहले वही बात करते हैं, एसेट आ गया, पैसा 1 रुपया नहीं दिया, आप एसेट डेबिट पेबल क्रेडिट कर लेते थे। क्यों? एसेट आ गया। आज क्या हुआ, एसेट आ गया, कंप्यूटर तो अभी ईयर एंड पे क्या है, अनडिलीवर्ड है। क्या है? अनडिलीवर्ड है। ठीक है, तो आज जब आपने कैश पे करना है तो आज आपने कंप्यूटर नहीं डेबिट करना बल्कि एडवांस फॉर कंप्यूटर नाम से एक एसेट डेबिट करना है। ये एडवांस फॉर कंप्यूटर क्या होता है? ये है राइट टू रिसीव कंप्यूटर इन फ्यूचर। तो एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। और जब वो कंप्यूटर आ जाएगा तो फिर कंप्यूटर डेबिट करेंगे और फिर कैश दोबारा क्रेडिट नहीं करना, फिर उस राइट टू रिसीव एसेट को क्रेडिट कर देना। उसके लिए मैंने आपके लिए ना ये लिख लिया था, ये आप यहां से नोट कर लें। एट द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस क्या एंट्री होगी? कंप्यूटर लिख के काटा हुआ है, ये तस्वीर खींच लो ना। एट द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस क्या एंट्री होगी? एडवांस फॉर कंप्यूटर डेबिट कैश क्रेडिट। और जब ये एडवांस रिसीव हो जाएगा तो फिर उसकी एंट्री होगी, जब कंप्यूटर रिसीव हो जाएगा तो उस दिन, जिस दिन ये कंप्यूटर रिसीव हुआ है यानी डिलीवरी हो गई है इस एसेट की, तो उस दिन एंट्री होगी कंप्यूटर डेबिट एडवांस। और वो जो एडवांस खड़ा गया था उसको अब खत्म कर लो, क्योंकि राइट टू रिसीव जो आया था वो रिसीव हो गया तो राइट खत्म। ये बात समझ आई है? अब होगा क्या, इस साल की बैलेंस शीट के अंदर अगर ये 20 कहीं नजर आना भी है ना तो वो करंट एसेट्स के अंदर एडवांस फॉर कंप्यूटर के नाम से आएगा, वो पीपीई के नोट के अंदर नजर नहीं आ सकता। नोट नंबर 12 चल रहा है ना हमारा, वो 12 लिखा था ना हमने। चलो, तो नोट 12 तो हम वो बना रहे हैं, यहां जो फिगर अभी एंड पर आएगी टोटल वाली घर पे आपके, वो यहां पे लिख सकते हैं आप, उसमें इस 20 ने नहीं जाना। ठीक है, ये 20 तो एडवांस फॉर कंप्यूटर है, ये पीपीई अभी नहीं बना, ये पूरी पिक्चर है। अगर ईयर एंड आज हो गया, क्योंकि वो कह रहे हैं साल के एंड पे अनडिलीवर्ड है,
अगर अनडिलीवर्ड है तो कंप्यूटर अभी रिसीव नहीं हुआ, ठीक है, मैंने डेट यहां पे नहीं लिखी हुई, जब हमने पेमेंट की एडवांस की तो एंट्री कर ली एडवांस डेबिट। अब अगर नहीं आया एसेट तो फिर ईयर एंड पे बैलेंस शीट के अंदर आपको ये 20 रुपए करंट एसेट्स में नजर आ रहे होंगे। ये क्या है? राइट टू रिसीव कंप्यूटर है, ये भी कंप्यूटर नहीं है, ये राइट टू रिसीव कंप्यूटर है, करंट एसेट्स में शो कर देंगे, ठीक है, समझ आ गई। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 2 है। ये सारी बहस के बाद आखिर में मुख्तसर बात कि हमने इस एडजस्टमेंट को अपने सवाल में इग्नोर करना था, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट है पीपीई का नोट बनाना है। हमने क्या करना है? हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना है, ठीक है, सही है। चले आगे, चलो जी, इसको क्या कर दें जी, पॉइंट 2 को क्या कर दें? इग्नोर। नेक्स्ट 2 एडजस्टमेंट्स, 3 बल्कि, इतनी आसान है, इतनी आसान है, इतनी आसान है कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या लिखा हुआ है जी? एडिशन टू प्लांट कितना है? 154। क्या करें? लिख लें, प्लांट के अंदर एडिशन कितना है जी? 154। नेक्स्ट, एडिशन टू फिक्सचर, ओ शुक्र है उसने क्या लिखा? एक्सक्लूडिंग, ठीक है, तो इस लाइन को भी इग्नोर करना था। अगर लिखा था ना इंक्लूडिंग कंप्यूटर वाला एडवांस तो फिर फंस जाते कि फिक्सचर के अंदर एडिशन में ये भी पड़ा हुआ, तो फिर 40 में से 20 निकालकर सिर्फ 20 एडिशन लेते। लेकिन शुक्र है ऐसी को बात, कह रहा है एडिशन टू फिक्सचर एक्सक्लूडिंग वो 20 वाला डिपॉजिट जो है वो 40 है, तो ठीक है ना, हमने भी उसको एक्सक्लूड ही करना था। तो फिर इसका मतलब फिक्सचर में एडिशन कितना है? 40 माइनस करके 20 लिखते हैं यहां पे। क्या ये एडिशन टू फिक्सचर कितना है? 40। ये समझ आ रहा है? ठीक है। आगे वो कह रहा है इस 40 में वो 20 नहीं पड़ा, तो अच्छी बात है ना, नहीं पड़ा तो। अगर पड़ा होता तो हम निकाल देते बाहर, क्योंकि वो एडिशन पीपीई में आने ही नहीं, अभी वो एसिड ही नहीं आया अभी तक, ठीक है, ये समझ आइए सबको। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5, फॉलोइंग एसेट्स आर सोल्ड। डिस्पोजल आ गया प्लांट पे और फिक्सचर पे। स्टेप 1, we will credit the asset account with cost of asset disposed of. Following assets are sold. प्लांट बिका है, कॉस्ट है 277। स्टेप 2, we will debit the accumulated, बड़ा आसान सवाल है, सारा कुछ में हुआ पड़ा था, ठीक है ना, बहरहाल we will debit the accumulated deduction account with accumulated deduction of disposal from date of purchase till date of, यहां पे लिखता है depreciation brought forward, मतलब यूं कह लें accumulated depreciation ब्रॉड फॉरवर्ड का मतलब क्या है? क्या है मतलब? एज ऑन 1 जनवरी 15, यानी हमारे ब्रॉड फॉरवर्ड मतलब यही है ना, मतलब हमारे साल के पहले दिन की डेप्रिसिएशन ये है। सेल प्रोसीजर क्या करना, फिलहाल मैं कह रहा हूं हमारे इस पीपीई के नोट के सवाल के अंदर मुझे कैश से कोई लेना देना ही नहीं होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि कैश रिकॉर्ड करके गेन लॉस आता है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस बना नहीं रहा, तो मैंने सिर्फ डिस्पोजल के पहले 2 स्टेप्स को नोट के अंदर लेना होगा। एसेट अकाउंट को एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट करना है, और भाई एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है एसेट की कॉस्ट से, या रीवैल्यूड अमाउंट का रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज, लेकिन रीवैल्यूड डिस्पोज हो नहीं रहा, इसलिए मैं सिंपल रख रहा हूं बात को। एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना होता है एसेट की कॉस्ट से, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करना होता है जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक। अब मसला यह है कि इसने हमें डेप्रिसिएशन दी हुई है हमारे साल के पहले, इस एसेट की रिलेटेड डेप्रिसिएशन है हमारे साल के पहले दिन तक की, और अगला मसला यह है कि इस सवाल में डिस्पोजल की डेट गिवन नहीं है। उससे आगे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग एपिडेप्शन मेथड वगैरह है, तो सवाल के अंदर डेट ऑफ डिस्पोजल गिवन ना हो तो मसला नहीं है, तो सहूलत हो गई। थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखवाई है, अगर सवाल में डेट ऑफ एडिशन या डेट ऑफ डिस्पोजल गिवन ना हो तो साल का पहला दिन अज्यूम करते हैं। अब अगर हम इसको साल का पहला दिन अज्यूम कर लें कि डिस्पोजल हुआ है, तो फिर तो हमें ये भी फिगर बनी बनाई मिल गई ना, क्यों? क्योंकि अगर ये साल के पहले दिन पे डिस्पोज हो रहा है तो इस दिन तक की डेप्शन ये पड़ी हुई है, मतलब इस सवाल में तो कुछ भी नहीं करना था, ठीक है। स्टेप 1, प्लांट अकाउंट में से 277 को क्या कर दो? क्रेडिट, यानी माइनस प्लांट में 277। स्टेप 2, प्लांट जाने वाले प्लांट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को कर दो डेबिट, वो भी बनी बनाई बन गई हमारे पास, ठीक है ना। 100 आगे डेट गिवन होती तो फिर कुछ अरसे की और डेप्रिसिएशन में चार्ज करनी पड़ती ना, लेकिन मसला ही कोई नहीं हुआ। 195, इधर देखो 190, ठीक है। स्टेप 3 क्या होता है? स्टेप 3 रिकॉर्ड कैश करो तुम लोग, मैंने नहीं करना रिकॉर्ड कैश। स्टेप 4 बैलेंस फिगर क्या होता है? गेन या लॉस जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकालो, ले जाओ, मैं तो बना नहीं रहा प्रॉफिट एंड लॉस, बात समझ गए? पीपीई के नोट के लिए सवाल खत्म, आगे बढ़ो। फिक्सचर्स सेम, कॉस्ट भी गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्शन भी गिवन है, तीसरे चौथे स्टेप की हमें कोई जरूरत ही नहीं है। कितनी कॉस्ट है भाई जाने वाले एसेट की? 41, और इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्यों कह दिया इसको एक्यूमुलेशन? क्योंकि डेट गिवन नहीं थी, इसलिए साल का पहले दिन अज्यूम किया डिस्पोजल की डेट, और उस दिन तक की डेप्शन उसने कहा ये पड़ी हुई है ब्रॉड फॉरवर्ड, इससे रिलेटेड, ठीक है, समझ गए?
पॉइंट नंबर 8 बिल्डिंग 2% स्ट्रेट लाइन, प्लांट 20% स्ट्रेट लाइन, फिक्सचर 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। लो ए मुफ्त नंबर ले लो जी। लैंड का नहीं बताया उसने डेफिनेशन मेथड। अच्छा जी। बिल्डिंग स्ट्रेट लाइन 2%, फिर प्लांट भी स्ट्रेट लाइन 20% और रिड्यूसिंग बैलेंस 25%। अगली बात, अभी 2 पॉइंट पढ़ाने हैं, पता लगेगा आपको कि लैंड और बिल्डिंग जो है वो रीवैल्यूएशन मॉडल पे हैं, बाकी कोई नहीं है। बस 2 पॉइंट्स रह गए अब जो घर पे ट्राई करने हैं, जिनकी तरतीब अभी बताने लगा हूं। लेकिन फिर भी ये सवाल मैं चाहूंगा कि कल हम दोबारा करें। बार क्यों पता नहीं दिल कर रहा है मेरा, क्योंकि सब नोट्स भी इसके बनवाने हैं ना मैंने, ठीक है। तो इसलिए इसी सवाल को दोबारा करवा के फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट भी करेंगे। अच्छा बहरहाल अभी तो टाइम है। अच्छा सुने, अगर एसिड रीवैल्यू हो रहा हो तो वर्किंग में क्या करते हो, जरा जल्दी से बताना। एक लाइन खाली छोड़ते हो और मैं वर्किंग 1 कर रहा हूं जी। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट का नाम है लैंड, अभी दिखाता हूं, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। इधर देखो, लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यूड ऑन यकम जनवरी 15, 2 रुपीज 1500। ये क्या है 1500, लेकिन लैंड और बिल्डिंग की इकट्ठी है, ठीक है। आगे वो कहता है ऑफ विच लैंड इज वर्थ 900, तो मतलब बिल्डिंग फिर 600, यानी कि हमें यकम जनवरी 15 पर रीवैल्यूड अमाउंट गिवन है। ये साल के पहले दिन रीवैल्यूएशन हो रही है, स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन। अब लैंड की अगर बात करें तो मुझे यकम जनवरी 15 पर लैंड की बुक वैल्यू चाहिए। मैं यकम जनवरी 15 पर एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखूंगा, कितनी गिवन है 900, तो मेरे पास आ जाएगा सरप्लस या लॉस। क्या ख्याल है, समझ रहे हो। अब इधर देखो, लैंड की बुक वैल्यू कितनी है 500, डेफिनेशन तो होती ही नहीं है, ठीक है। तो 500, 900, 400 क्या आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस। वर्किंग में ये करते थे, कर दिया। एंट्रीज में क्या करते थे, स्टेप 1 ट्रांसफर, एंट्री बोलो एक्यूमुलेटेड, देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का अकाउंट डेबिट यानी माइनस, और एसिड का अकाउंट क्रेडिट यानी माइनस। यहां पे क्या लिखा ट्रांसफर, और यहां पे भी क्या लिखा ट्रांसफर। वो अलग बात है कि लैंड की डेप्शन थी नहीं तो कुछ आया नहीं, यहां पे बिल्डिंग का आ जाएगा अभी, समझ रहे हो। स्टेप 2 क्या करते थे, रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस रिकॉर्ड करते थे। अच्छा सरप्लस आ रहा है, लॉस आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, कितना आ रहा है 400 का, 400 की एंट्री बोलो, लैंड डेबिट कितने से 400 से। यहां पे सिर्फ लिख दो रीवैल्यूएशन, जान छूटी। सरप्लस आए तो पॉजिटिव लिख दिया करना, लॉस आए तो नेगेटिव। अच्छा अब एसेट हो गया डेबिट, क्रेडिट क्या हुआ रीवैल्यूएशन सरप्लस। रीवैल्यूएशन सरप्लस क्या पीपीई है, वो तो इक्विटी आइटम है ना, तो बस छोड़ो उसको, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हो गई रीवैल्यूएशन। बात समझे हो, ठीक है। बताओ इसका टोटल क्या आया। डिस्पोजल कोई नहीं है, एडिशन कोई नहीं है जी 900, डिस्पोजल कोई नहीं, डेप्शन कोई नहीं है, डिस्पोजल कोई नहीं है, कुछ भी नहीं। ये देखो वर्किंग से मैच कर रहा है, क्यों। इधर देखो, आप कहो जी 31 दिसंबर पे डेप्रिशिएट नहीं करना, भाई मसला ये है कि डेप्रिसिएशन होनी कोई नहीं है लैंड की, तो ये 900 और ये 400। लैंड का जो सरप्लस होता है ना वो पड़ा रहता है जब तक कि दरअसल लैंड बिक ना जाए। जिस दिन बिकता है जितना बड़ा होता है उसको उठाकर रिटेन अर्निंग्स में, उसी वक्त डेप्रिसिएशन जो नहीं है। ये बात समझे हो। अब रह क्या गया, सिर्फ बिल्डिंग। जरा जाना यार, सरनामा करना सिर्फ 2 मिनट दें, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने देने आज। वर्किंग 2 आप करेंगे ऐसे ही, डेट, सर बैठे होंगे बड़ी साहब कमरे में, डिस्क्रिप्शन, बिल्डिंग, रीवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस। उसी तरह से यकम जनवरी 15 पर बुक वैल्यू चाहिए, किसकी अब चाहिए, ये 400 है बुक वैल्यू, 400 है नहीं, 400 में से 80 माइनस करो इस दिन का, 320 है बुक वैल्यू। तो करेंगे कल दोबारा करेंगे सवाल को, लेकिन मुझे पता है कि आप घर पे एक बार इसको फिर भी कर लेंगे, कल तो फिर सिर्फ हम वो प्लस्टर करेंगे ना इनके कॉन्सेप्ट को। अभी तो पक्के तो चले, पक्के तो हो जाएंगे ना, ठीक है जी। 320 है बुक वैल्यू, बोलो एक लैंड खाली छोड़ो, और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, हाँ 600, बची हुई 900, 600 टोटल 1500, क्या आ गया 200 तुसी, 200 तुसी, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ठीक है जी। रीवैल्यूएशन ठीक है, क्या है भाई, अच्छा चले, अच्छा जी सही है, सही है। अब इधर देखो, इधर देखो, रीवैल्यूएशन के दिन क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, वर्किंग में ट्रांसफर की एंट्री बोलो बोलो बोलो, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, कितनी डेप्शन पड़ी है
80 की सामने नजर आ रही है, करो ट्रांसफर, करो ट्रांसफर। स्टेप 2 रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन, सॉरी रीवैल्यू सरप्लस या लॉस। क्या है सरप्लस? सरप्लस है तो एसेट बढ़ गया, एसेट का बढ़ना डेबिट। और दूसरा इंपैक्ट रीवैल्यूएशन, वो तो हम बना ही नहीं रहे रीवैल्यू सरप्लस का लेजर, वो तो स्टेटमेंट इक्विटी के अंदर बनता होता है, जरूरत नहीं है, बस काम हो गया, अपना काम हो गया जी। कोई डिस्पोजल नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब वर्किंग से मैच ना करना क्योंकि एक एडिशन भी इसके अंदर पड़ गया है। अब आप ये जरूर कह सकते हो सर इसको नहीं रीवैल्यू करना था, तो मैं कहूंगा बेटा ये तो इसी दिन आया है, इसकी तो फेयर वैल्यू भी इस दिन 100 ही होगी, इसलिए ये अलग पड़ा है। वो ओपनिंग वाले हैं जो रीवैल्यू होकर बढ़े 1500 पे गए, ठीक है ना। ये तो इसी दिन बिल्डिंग आई, इसकी तो रीवैल्यूड अमाउंट इसकी सब कुछ यही है, ठीक है ना। ये एडिशन लगी रखो, ओके। अच्छा, अब करना क्या होगा, जो आपने करना है, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये मैंने क्या किया, ये कॉस्ट मॉडल वाले हैं, कोई ट्रांसफर की एंट्री हो ही नहीं सकती, सरप्लस लॉस की एंट्री भी हो ही नहीं सकती, ठीक है। समझ आ गई। करना क्या है, करना क्या है, वो बात अभी भी रहती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ठीक है, सही है। प्लांट प्रोडक्शन एक्सपेंस कैसे निकालोगे, ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल। वर्किंग याद है, बिल्कुल वैसे ही वर्किंग करनी है आप, ठीक है। ऐसे ही फिक्सचर में ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन, ऑन डिस्पोजल, यहां पे डेप्रिसिएशन निकल आएगी, क्लोजिंग खत्म कहानी, ठीक है। प्लांट, इससे लैंड की डेप्रिसिएशन होनी ही है, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन के लिए आपको इस वर्किंग से भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आप आओगे 31 दिसंबर 15 पर और डेप्रिशिएट करोगे, याद है 600 डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ, फिर 280 को भी, ठीक है। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी है ये गिवन नहीं सवाल में। पॉइंट नंबर 7 पढ़ो, यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिल्डिंग इज अनचेंज, द बिल्डिंग्स वर परचेज 10 ईयर बिफोर रिवैल्यूएशन, मतलब 10 साल गुजर गए हैं, 10 साल, लेकिन टोटल लाइफ गिवन हो तो हम रिमेनिंग निकाले ना, ये तो गुजर गए, लाइफ पास दे दी उसने, टोटल लाइफ कहीं नहीं गिवन, पूरा सवाल पढ़ लिया हमने, कहां दी हुई है भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड में 2% का मतलब होता है 1/0.02, कितना बनता है भाई 2% स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो लाइफ से रेट पे जाना, रेट से लाइफ में आना कोई मसला है नहीं जी। कितना 50 ईयर्स, ये है टोटल लाइफ। 10 साल गुजर गए तो रिमेनिंग कितनी है 40, तो यहां पे क्या करोगे, घर पे करोगे अब आप 40, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये डेप्रिसिएशन किन बिल्डिंग्स की होगी, जो रीवैल्यू हुई है पुरानी, इनके साथ एडिशनली वो 100 वाली जो एडिशन हुई है ना, उसकी भी इस साल की डेप्रिसिएशन आपने ले लेनी है, लेकिन वो 2% ही होगा, ठीक है, सही है। तो ये 3 डेप्रिसिएशन निकालनी है, क्लोजिंग निकालने हैं, इसको कंप्लीट करना है। मैं कल शुरू से सवाल को करूंगा, लेकिन क्विकली करूंगा यहां तक, और फिर इसके सब नोट्स बनाएंगे आगे। इसलिए आपने क्या करना है, जब इस सवाल ये नीट वाला सवाल जो है ना अलग ही रखना है, ठीक है। इसके आगे एक सफा छोड़ देना और फिर उससे आगे आपने कुछ भी करना है जो प्रैक्टिस करना है, यानी कि इस नोट के मेन सफे के आगे एक सफा मुझे और चाहिए सब नोट्स के लिए अब कल, ठीक है जी। आपका होमवर्क है, ये सवाल आपने कंप्लीट करना है, जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।